है कि मामला चलेंगे आगे? जी, ये वाली अभी जो ज़ाहिर मीडिया में रिपोर्ट हुई है, बिकॉज उसकी कोई फॉर्मल उस तरह से तो उन्होंने लीक नहीं किया जिस तरह पिछली बार कर दिया था। पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, बिकॉज पिछली जो 14 निकात थे उनके, वो तो मुझे तो लगा, और अमेरिकन को भी बाद में उन्होंने भी इस किस्म के बयानात दिए कि वो पहले से उनकी पोजीशन हार्ड नहीं हुई है। इस पर अब थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मसला वही है जो मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि जब तक न्यूक्लियर पे वो कंसेशन नहीं आएंगी, एक तो वो जो है ना सस्पेंशन ऑफ एनरिचमेंट, और दूसरा वो जो 440 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम 60% है। अच्छा, अब उसमें मज़े की बात ये कि वो सिर्फ, हम तो 440 कह रहे हैं, वो सिर्फ 440 नहीं है। 440 तो है अफसूदा 60% तक, और कोई 2000 किलोग्राम और भी है जो 4% से लेकर 10% तक अफसूदा है। और इसकी अफसूदगी में जब आप 10% से ऊपर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद वो एक किस्म का बड़ा आसान होता है उसके बाद। तो इसलिए ये मामला ऐसे हैं जिसपे अब ईरानियंस क्या चाहते हैं इस वक्त। अब लग रहा है कि देखिए वो ये अब उनकी तरफ से जिस तरह की पोस्टिंग हो रही है, कभी आती है स्टेटमेंट कि वो एक नई अथॉरिटी बना दी है जो ये हॉर्मस को वो पूरा रेगुलेट करेंगे। अच्छा, इसी तरह एक स्टेटमेंट आती है कि अब इंटरनेट ट्रैफिक भी उधर से जितनी जा रही है उसको भी वो टैक्स करेंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ चलो ये हार्ड लाइनर्स की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये स्टेट लेवल पे पॉस्चरिंग ही है। इससे जाहिर है बार्गेनिंग अपनी पोजीशन को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये समझते थे कि इसके बदले में फिर उनको न्यूक्लियर पे कंसेशन मिल जाएंगी, तो अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका इसलिए भी तैयार नहीं है, एक तो खैर ट्रंप का भी उस पर बड़ा पुराना मौक़िफ़ है प्रेसिडेंट बनने से भी बहुत पहले का कि जी ईरान को हम न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे। लेकिन साथ ही साथ इसराइलीज़ जो हैं, क्योंकि इसराइलीज़ इस मुज़ाकरात में तो नहीं है, लेकिन उनको साथ लेके चलना है अमेरिकन को, तो उनकी भी रेड लाइन्स हैं, तो इसलिए उस पर तो नहीं आएंगे। फिर सीक्वेंसिंग का मसला बड़ा अहम है। मेरा अंदाज़ा है कि ईरानियंस कुछ कंसेशन दिखा सकते हैं। ईरानियन, मेरा अंदाज़ा है कि इस चीज़ पे तैयार हैं कि प्रॉब्ली वो 8 से 10 साल की सस्पेंशन पे आ जाएंगे। लेकिन वो चाहते ही हैं कि उनको आउटराइट जो है ना अप फ्रंट एकदम उनको काफ़ी सारी सैंक्शंस की रिलीफ मिले, उनके काफ़ी सारे एसेट्स अनफ्रीज हों। अमेरिकन उस पर तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि नहीं, वो पहले एक बतदरीज हो, मैकेनिज्म्स बने, उनको पहले जो है ना वेरिफिकेशंस हों, उसके बाद वो करें। बिकॉज ट्रस्ट का तो बहुत बड़ा मिसट्रस्ट का एलिमेंट है दोनों साइड से। अब वो जो है ना, अब ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। अब हुरमज़ पे भी ईरानी नहीं चाहते कि अपनी सारी लेवरेज एकदम दे दें। अब अमेरिकन भी कहते हैं ठीक है, फिर अगर आप नहीं देते तो फिर हमने भी ब्लॉकेट किया हुआ है, और बाकी भी ज़ाहिर तैयारी वो अपनी दूसरी तरफ भी कर रहे हैं। तो क्रिटिकल टाइम अभी भी है जो है ना। अब जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा इस वक्त असल में शायद उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन बहरहाल ख़तरा मौजूद है। अगर बिल्कुल ये लगा कि जी बात इससे आगे नहीं बढ़ी, तो अमेरिकन ने वो ऑप्शन तो रखी हुई है, उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और देखें, सबसे बड़ी बात यह कि इसराइलीज जो हैं उनकी प्रेफरेंस तो डेफिनेटली ये है कि दोबारा बात जंग की तरफ जाए, क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियर पे वो कंसेशन नहीं मिलेगी जितनी वो चाहते हैं। वो किसी तरह भी देखें बात JCPOA के आसपास अगर कुछ समझते हैं ना कि जिसके आसपास कहीं आके बन जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। एजाज साहब को भी शामिल कर लें। एजाज साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जो अभी तक की दोनों के दरमियान में एक्सचेंजेस चल रही हैं, जो भी नॉन पेपर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि JCPOA से ऊपर ईरान कुछ देने को, कुछ इन्हें अमेरिका को देने पे तैयार है। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका उसके ऊपर राज़ी हो जाएगा? ईरान की इंसिस्टेंस है कि वो सिविल न्यूक्लियर यूज़ बरकरार रखेंगे। एनरिच्ड यूरेनियम अगर किसी को देंगे तो रूस को मुमकिन तौर पर देंगे, अमेरिका को बिल्कुल नहीं देंगे। और सैंक्शंस को वो कहते हैं सारी हटाएं, आप हमारे एसेट्स अनफ्रीज करें। तो आपको लगता है कि कुछ आगे फ्लेक्सिबिलिटी है? क्योंकि इन 5 नुकात में थोड़ी थोड़ी गुंजाइश हुई है, लेकिन अभी एग्रीमेंट से काफ़ी दूर है। मेरा तो ख्याल है कि JCPOA प्लस के लिए ईरानी तैयार है। मेरा ख्याल है वो कंसेशंस भी देने को तैयार हैं, बशर्ते के बाकी तमाम बातें मान ली जाएं। वो बाकी जो बातें हैं वो आपको पता है कि उसमें अमेरिकन रेडी नहीं है। एसेट्स को अनफ्रीज करना, सैंक्शंस को उठाना, आबनाए हुर्मुज पे वो कहते हैं कि जी हमारी आप इजारादारी या हमारा सालमियत या हमारी हाकमियत तस्लीम करें, और ओमान के साथ मिलकर हम उसके ऊपर कोई अथॉरिटी बनाएंगे और वो चलाएंगे। ये चीज़ें अमेरिका को मंजूर नहीं है। चुनाचे मुझे तो बेगाड़ की शक्ल नज़र आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि बावजूद इसके कि दोनों जंग नहीं चाहते थे, ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एक दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं। इस उम्मीद पर, अमेरिका इस उम्मीद पर कि ईरान को हम मज़ीद और इतना कमज़ोर कर देंगे, और ईरान ये समझता है कि हम अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं हमारे यहाँ पे खलीज में, हम उनकी इतनी तबाही करेंगे कि दुनिया की इक्तसाद भी तबाह बर्बादी का शिकार हो जाएगी, और चनाचे दबाव पड़ेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिट्रीट करना पड़ेगा। तो मुझे तो कोई ऐसा मौकफ में सख्ती नज़र आ रही है। बातचीत अलबत्ता चल रही है,
सालसी हो रही है, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात आ जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो मौक़िफ़ जो है दोनों तरफ से सख्ती नज़र आ रही है। ईरान की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो अप फ्रंट मेज़ पर नहीं है। यानी जो अमेरिका चाहता था कि अप फ्रंट पहले आप ये माने न्यूक्लियर इश्यूज को और बाद में बाकी चीजें करें, ये ईरान को कबूल नहीं है। साइमल्टेनिटी होगी, साथ ही साथ इकट्ठे बैठ के ये दोनों चीजें रिजॉल्व होंगी तो काम चलेगा। पहले ईरान ने इसको पीछे ले गए न्यूक्लियर इश्यूज को कि पहले दूसरी चीजें रिजॉल्व करें, पहले पानियों को खोलें, तो वो अमेरिका को मंजूर नहीं था। तो चुनाचे मुझे लगता है ये है कि अगर एक और राउंड ना हुआ, या आखिरी में मुझे लग रहा है कि सालसी की आखिरी कोशिश है, अगर एक राउंड और हुआ कि ये दोनों साइमल्टेनियसली दोनों इश्यूज को लेकर टेकअप करें, मुझे तो अब ये दूर होते जो नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जंग के करीब चलते जा रहे हैं। मैं अगर परसेंटेज लगाऊं तो मुझे लगता है कि अब ये 70% जंग के अगले राउंड के नज़दीक हैं, बनिस्बत एक मुआहदे के। जी सर, ये तो बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दी है। ऐसा है कि ये जंग के करीब जा रहे हैं। ये जंग ऑप्शन तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि जो अमेरिकन को अगर कोई ये समझे कि वो सिर्फ पॉस्टरिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं है। वो जंग एक ऑप्शन है। उससे पहले भी वो कितनी बार जो है उन्होंने रिव्यू किए हैं, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। वो टारगेटेड स्ट्राइक्स हो सकती हैं, या मिसाल के तौर पे वो जो प्लान कर रहे थे कुछ स्पेशल ऑपरेशंस की बात हो सकती है, या इवन ऑपरेशन ये जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा से शुरू करके कोशिश की जा सकती है। ऑल्दो कि उसमें फिर टारगेटेड स्ट्राइक्स जो हैं वो प्रॉब्ली उस सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी उस सूरत में उसकी हो सकती है। पर वो ज़ाहिर है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ईरान की तरफ से देखिए, अगर ईरान की स्ट्रेटजी ये थी जो कि नज़र भी आ रही थी कि चीज़ों को ड्रैग किया जाए और मैक्सिमम लेवरेज उसमें से ली जाए, और ज़ाहिर है जैसे आपने हुर्मुज़ पे भी जो उन्होंने किया, इकनॉमिक जितनी ज़्यादा इस वक्त क्राइसिस क्रिएट किया हुआ सारा, और जो है ना बाकियों के लिए भी इस वक्त है, तो फिर सिर्फ ये एक एनर्जी क्राइसिस तो नहीं है ना, सिर्फ ये इकनॉमिक क्राइसिस, एक फूड क्राइसिस भी आगे बन रहा है। लेकिन मसला उसमें क्या है? मसला ये है कि देखें, ये अमेरिका को उतना हर्ट नहीं कर रहा जितना वो समझ रहे हैं। अमेरिका इस वक्त अपनी तारीख का सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है, और बड़े महंगे दामों पे कर रहा है। उनकी स्टॉक्स जो मार्केट जो है ना, उनकी स्टॉक्स इस वक्त हाईएस्ट लेवल्स पे एवर इस वक्त हैं। उनकी कंपनी की वैल्यूएशंस एनवीडिया 5.5 ट्रिलियन पे पहुंची हुई है। उनको इनडायरेक्ट हो रहा है, चलें जी गैस पेट्रोल पंप पे गैस महंगी है, ठीक है इतनी इस हद तक, लेकिन ईरान को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, गल्फ को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, पूरे एशिया को, और चीन को। आज चीन के नंबर्स आए हैं, चीन के नंबर्स हालांकि अच्छे हैं एक्सपोर्ट्स के और बाकी चीज़ों के, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। तो इसका मतलब है कि चीन को भी फर्क पड़ना शुरू हो गया इस वक्त। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, अमेरिका अगर उनके पास एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि ठीक है, हम ये इकोनॉमिक जो है ना, ये जो इस वक्त हमने एक वो टाइटन किया हुआ है इनको, उसके ज़रिए ब्लॉकेड के ज़रिए उसको जारी रखें, और उसमें फिर ज़्यादा नुकसान तो ईरान का होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, ईरान के पास उतने कार्ड्स नहीं हैं जितना वहाँ पे हार्डलाइनर्स समझ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिकॉज अभी जिस तरह नकवी साहब भी वहाँ पे गए, लेकिन उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं सारी, वो तो प्रैग्मेटिस्ट के साथ हुई हैं, बेशक वो कालिबाफ, बेशक पेजेश्कियान, बेशक राची। तो वो अब कई बार होता ही है कि प्रैग्मेटिस्ट कई चीज़ें मानना चाहते हैं लेकिन प्रिवेल कर जाती है आखिर में IRGC, या आखिर में बाकिर जुल्कदर। आप कितने दिन देते हैं इस बातचीत के अमल के लिए? ये वाला जो राउंड है बातचीत का, दे शुड सिट टुगेदर इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर नहीं बैठते तो फिर वो एक नेक्स्ट ऑप्शन अमेरिका फैसला करेगा। हाँ, ये बिल्कुल, अगर ये नहीं इस पे बात नहीं चलती तो आगे, उसके लिए आप कितना टाइम फ्रेम देते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो अब नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद फिर क्रिटिकल पीरियड शुरू हो जाता है कि जहाँ पे अमेरिकन जो है ना, दे विल पिक ऑप्शन। अब वो ऑप्शन क्या पिक करते हैं? अगर मिलिट्री की पिक करते हैं, या वो फिर टाइटन करते हैं इनको, और ज़्यादा न्यूज़ जो है इसका ब्लॉकेड का, ये उन पे है। लेकिन वो एक हफ्ते से ज़्यादा ईरान को अब मेरा ख्याल है एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं देंगे। एजाज साहब, जो इंडिया वाला सवाल है वो भी आपसे पूछना चाहूँगा। जो उनके मिलिट्री चीफ का स्टेटमेंट था, बड़ा अहमकाना बयान था। मुझे लगा नहीं है कि किसी एक जी शौर को ऐसा बयान देना चाहिए, इतनी अहम पोजीशन पे बैठे हुए। ऐसे ही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कल सुबह उठे तो वो बताएं कि हम इंडिया को सफ़ा हस्ती से मिटाने लगे, हमारे पास न्यूक्लियर है। तो इसी तरह का बयान उधर से आया। तो क्या ये रीजनेबल अप्रोच थी या कुछ अंडर प्रेशर है? वो क्यों रिएक्शन दिया ऐसा उन्होंने? जी, मेरे तो ख्याल में बहुत ही गैर मुनासिब बयान था। ऐसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के वजूद को ही वो ख़त्म करना चाह रहे हैं कि या आप या तारीख का हिस्सा होगा, जिसका मतलब है कि आपको ख़त्म कर देंगे और तारीख में दफन हो जाएंगे, या जोग्राफी का हिस्सा मतलब होगा कि भाई हमारा
हिस्सा बन जाएंगे दोबारा और हम भारत उसको टेक ओवर कर लेगा, ये दोनों चीजें होने वाली नहीं है। होनी होती तो ये बहुत पहले हो चुकी होती, जब पाकिस्तान नया नया बना था उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था। अब तो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कोई मंजरनामा। बस एक बराबर है, एक रिटायर होने से थोड़ा पहले उन्होंने एक बड़ा नारा लगाना था, शायद को कोई पोजीशन भी मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कोई असर नहीं होगा। वहां से मिक्स सिग्नलिंग चलती रहती है। कभी आरएसएस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो बयान देते हैं नहीं बातचीत होनी चाहिए, नरवाने साहब भी उसकी एंडोर्समेंट करते हैं, ये साहब कहते हैं कि नहीं जनाब हम तो अभी भी जंगो जदल के मूड में हैं। तो भारत की तरफ से अभी कोई संजीदा पाकिस्तान की तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं है, और हमें कोई किसी किस्म का मैं तो समझता हूँ कि जवाब जरूर दें। आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, ऑफिशियली ठीक किया, लेकिन कोई तवक्को फिलहाल ना रखें। देखिए मोदी सरकार का जो एजेंडा है कि भारत के अंदर अपनी एक हिंदू राष्ट्र बनानी है, उसमें मुसलमान नहीं बैठते। अभी मैं करण थापर साहब का हिंदुस्तान टाइम्स वाला आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बड़ी कैंडर के साथ मैं समझता हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ था कि किस तरह भारत के जो मुसलमान हैं उनको बतदरीज एक बिल्कुल लोएस्ट सोसाइटी के तबके की तरफ ले जाया जाता है। बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं, पढ़ने वाला है आर्टिकल। उन्होंने यकीनन बड़ी तहकीक की होगी, वो कई प्रोग्राम भी इस पे कर चुके हुए हैं। तो भारत के अंदर मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, तो क्या पाकिस्तान के लिए जगह होगी भारत के उसमें? कुछ नहीं होगी। इस वजह से पाकिस्तान को कोई खास ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करनी चाहिए जब तक कोई सिग्नल ना आए। देखें, और यूनिलैटरल सिग्नल भी ना दे। मैं ये भी बार बार कहता रहा हूं कि यकतरफा तौर पर जब भी आप कोई सिग्नल देते हैं, आपने 2019 में उनका कैप्चर्ड पायलट अभिनंदन वापस किया, उन्होंने जाके कहा कि ये तो आपने हमारे दबाव के तहत किया, कत्ल की रात होती है अगर आप ये ना करते। इसी तरह आपने करतारपुर सिंह कॉरिडोर बनाया, उन्होंने उसके लिए भी कोई रेसिप्रोसिटी नहीं की, कोई उसकी कदर नहीं की, कोई वैल्यू नहीं की। तो कोई फायदा नहीं होगा इस वक्त खैर सगाली के कोई भी जस्टिस का। अभी इंतजार करें, मोदी सरकार जो है मुझे तो नहीं लगता कि कोई जस्टिस करेगी, लेकिन अगर कोई करेगी तो फिर हम देख लेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि वहां से कोई खैर की खबर नहीं आएगी। जौहर साहब, जो बीजेपी या मोदी है वो अभी इलेक्शन जीत रहा है। बहुत लोगों का ख्याल ये था कि शायद वो राहुल तगड़ा हो रहा है और मोदी वीक हो रहा है, लेकिन वो इलेक्शन जीत रहा है। और जैसे इन्होंने कहा कि जब तक सिग्नल नहीं आए हमें यूनिलैटरल कोई अच्छे जेस्चर्स और उन्हें बहुत दिखा दिए और नहीं दिखाने चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या लगता है कि वहाँ से इसी तरह का जिंगोइज्म बरकरार रहेगा तो हम फिर बैठे रहें आराम से? जी, एजाज साहब ने सही कहा कि मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल का बयान देखें, उनके जो फॉर्मर मिलिट्री चीफ जो अच्छी है, एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस है वो भी, मनोज का, उसका बयान देखें, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर ये सर्विंग आर्मी चीफ का बयान जो है, और ये तो मैं समझता हूँ एक बिल्कुल ही एक ऐसा बयान है जिसको आप ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते उस पर। बिल्कुल दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। फिर न्यूक्लियर पावर हो के इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, तो सिर्फ आप अपनी क्रेडिबिलिटी मजरू करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन अहम चीज़ क्या, अहम चीज़ ये है, देखें अभी तो लग रहा है यही है बिल्कुल बीजेपी, बेशक मोदी अगली टर्म में आता है वो तो आरएसएस डिसाइड करेगा, लेकिन बीजेपी इज देयर टू स्टे। उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल के, अब तो आर्टिकल्स बाहर इस तरह के आ रहे हैं कि क्या इंडिया में वन पार्टी सिस्टम आ गया है, अब तो ये बातें हो रही हैं। और बाकी इस तरह लगता है 4 स्टेट्स हैं इस वक्त इंडिया में रह गई जो कि इनके पास नहीं है, बाकी सारी स्टेट्स इनके पास हैं, बीजेपी के पास। इवन दिल्ली भी इन्होंने वापस ले लिया है, वेस्ट बंगाल जो है 15 साल के बाद। तो ये अब है क्या मसला? बिल्कुल ये ठीक बात है, एक तो उनकी वो आइडियोलॉजी है कि ठीक हिंदू राष्ट्र बनाना है और सारा, लेकिन साथ ही साथ अगर उन्होंने इंटरनेशनल जो है ना डिस्पेंसेशन में इंडिया को आगे लेके चलना है तो फिर उनको थोड़ी सी सेंसिबल पॉलिसीज भी अपनानी होंगी। ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती इस तरह का रवैया जो है, क्योंकि इस रवैये से क्या हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनकी मुखासमत नहीं है, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देखें, नेपाल को देखें, मालदीव्स को देखें, और फिर इस वक्त इंडिया का डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल क्या है दुनिया में, वो भी एकदम सिमट के रह गया। तो इन पॉलिसीज देखिए, ये पॉलिसीज उनके मुल्क में कामयाब हैं, बिल्कुल ठीक, बिकॉज वहाँ पे एक हेट की और डिवीजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मुल्क से बाहर उनकी पॉलिसीज ये नाकाम है। तो इस पर उनको सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल में। और अगर जो उनके ज़्यादातर नेबर्स हैं, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो किसी एक के साथ उनका ताल्लुक अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मैंने यही कहा। और बाकियों के साथ भी देखें, बाकी दुनिया भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में जो उनकी एक अहमियत थी वो पहले से थोड़ी कम हुई है इस वक्त। इसी तरह बाकी जगह चीन उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, हालांकि जाके वो कहते हैं उनको कि जी हम साउथ में आपके पार्टनर हैं। वो जो सो कॉल्ड उनकी वो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो कहाँ गई इस वक्त? वो उसको तो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन के तौर पर सारे देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए उनको रिव्यू करना होगा। अगर इंडिया ने अगर उनका कोई इस तरह का एम्बिशन है ग्रेट पावर बनने का,
वरना ठीक है, फिर मतलब जो इंसान मुल्क के अंदर तो आप चलें, वन पार्टी सिस्टम भी कर लें, लेकिन मुल्क के बाहर फिर इस तरह की चीजें नहीं चलती। एक लास्ट क्वेश्चन एजाज साहब आपसे पूछ लूं पानी वाले मसले पे, ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की डिसीजन आपने देखी है, कितनी अहमियत देते हैं इसको? नहीं, बड़ी देखे ना, कानूनी लिहाज से और इखलाकी लिहाज से तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। दो जजमेंट्स आई ना, एक पहले आई थी और एक अब आई है। दोनों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो उसको किया गया, दोनों में भारत ने उसको मुस्तरद कर दिया है और कहा कि ये वन पार्टी है, हम उसमें शामिल ही नहीं हुए थे। लेकिन ये एक हकीकत है कि भारत इस वक्त कोई बैनुल अक़वामी कवानीन की कोई ज़्यादा परवाह नहीं कर रहा। वैसे दुनिया सारी नहीं कर रही, भी नहीं कर रहा। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये जब तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मलाइज ना हो उस वक्त तक ये पानियों पे अब बातचीत भी शायद जो है वो मुश्किल हो। लेकिन बहरहाल एक इंडस वाटर्स कमिश्नर मौजूद हैं, क्योंकि एब्रोगेटेड नहीं है की तरफ से, जो नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल उन्होंने सस्पेंड की हुई है, जिसका मतलब है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है वो रहेंगे, क्योंकि जब सोइंग सीजन आएगा या कोई ऐसा वक्त होगा क्रिटिकल तो पानी रोक लेंगे, और जब पानी नहीं हमें चाहिए होगा तो छोड़ देंगे। ये मसाइल जो है हमें लेकिन पानी को रोकना आसान नहीं होगा। नहीं जी, पाकिस्तान तो बहरहाल पाकिस्तान के पास पानी आता रहेगा मेरे ख्याल में। जहां हम अपना कानूनी और सियासी और सिफारती मौक़िफ़ जो है उसका उसको फैलाते रहें दुनिया भर में, और सब जगह जाके बताएं, भारत के ऊपर का ये जो हटदर्मी भी बताएं, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी कंजर्वेशन के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जिसकी हमारी जो ज़राअत है वो अभी भी फ्लड इरीगेशन के ज़रिए चल रही है, ड्रिप इरीगेशन की तरफ मूव करना बड़ी शिद्दत से ज़रूरी है। ये अब हम इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते कि पानी या समुद्र में चला जाए या ज़ाया हो जाए। तो दुरुस्त कह मुझे रहे लगता है हैं, कि वाटर दोनों वाटर स्टोरेजेस के ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है।